साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। और साथियों आज आप लोगों के सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 20 दिसंबर 2024 को पारित किया गया है, आपके सामने उसका हिंदी अनुवाद बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह लैंडमार्क जजमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में इस विवाद से संबंधित लाखों केस आज तहसील न्यायालयों में या स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों में पेंडिंग है। साथियों होता क्या है कि जैसे ही हम लोग किसी भी सिविल विवाद से संबंधित दावा सिविल कोर्ट में दायर करते हैं और सिविल कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है, फिर उस आदेश के हिसाब से हम जब उस आदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए उसके आधार पर म्यूटेशन कराने के लिए जब तहसील न्यायालय में आवेदन देते हैं तो तहसील न्यायालय के द्वारा उस आवेदन को स्टाम्प कलेक्टर के यहाँ भेज दिया जाता है और उस जमीन के वैल्यूएशन के आधार पर स्टाम्प कलेक्टर उसका स्टाम्प शुल्क निर्धारित करता है और बोला जाता है कि आप इतना स्टाम्प शुल्क जमा करें तब आपके नाम से म्यूटेशन यानी पट्टा होगा। इसी से संबंधित आज का प्रकरण है साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा सिद्धांत पारित कर दिया है कि उस सिद्धांत के तहत बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और आपको स्टाम्प ड्यूटी अब नहीं अदा करना पड़ेगा। साथियों मैं विवाद से संबंधित आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा जजमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। साथियों यह अपील जो है 6 दिसंबर 2019 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर पीठ के द्वारा पारित किया गया था। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका संख्या 3317/2019 को खारिज कर दिया था। इस आदेश के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण के संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प 23/8/16 के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें अपीलकर्ता को सर्वे नंबर यानी आराजी खसरा नंबर जो था 2087 और 2088/9/1/1 की भूमि के लिए 6,67,500 रुपए का स्टाम्प शुल्क भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। साथियों अपीलकर्ता ने 2013 में जिला धार के तहसील बदनावर गांव खेड़ा की भूमि पर अपने स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल सूट 47A/2013 सिविल न्यायालय में दायर किया था। अपीलकर्ता ने दावा किया था कि वह लंबे समय से इस भूमि का स्वामी है और इस पर खेती किसानी करते चला आ रहा है। प्रतिवादी अभय कुमार द्वारा इस भूमि को तीसरे पक्ष को बेचने का प्रयास करने लगा और अपीलकर्ता जो है मुकेश अपीलकर्ता को बेदखल करने की जब कोशिश करने लगा तो उनके द्वारा वाद दायर किया गया। वाद के विचारण काल में ही जो प्रतिवादी है यानी कि अभय कुमार ने समझौता कर लिया, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और 30/11/13 को समझौते के आधार पर निर्णय अपीलकर्ता के पक्ष में पारित हो गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने संबंधित तहसीलदार के समक्ष भूमि का नामांतरण यानी म्यूटेशन कराने के लिए आवेदन किया। तहसीलदार ने मामला कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेज दिया, जिन्होंने स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के तहत 6,67,500 रुपए का स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया। अब यहाँ पे जो अपीलकर्ता का तर्क था, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में विवादित मुद्दा पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के मोहम्मद यूसुफ बनाम राजकुमार मामले में हल किया जा चुका है। इस निर्णय में कहा गया था कि यदि समझौता डिक्री संपत्ति के पहले से मौजूद अधिकारों की पुष्टि करती है तो उसे पंजीकरण या स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से एक जजमेंट और हुआ था साथियों मोहम्मद यूसुफ बनाम राजकुमार 2020 में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि यानी अगर समझौता के पहले से उसका अधिकार उस संपत्ति में है, यानी कि कोई नया अधिकार क्रिएट नहीं होता है तो उसमें स्टाम्प शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर अपीलकर्ता ने अपना तर्क
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 जो राज्य सरकार थी, उनके द्वारा यह बोला गया, दावा किया गया कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच समझौता केवल स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलकर्ता के नाम पर दर्ज नहीं थी। यह दावा किया कि भूमि का स्वामित्व पर विवाद था। तो यहां पे न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समझौता डिक्री और स्टाम्प शुल्क दो अलग अलग मुद्दे हैं। यदि कोई समझौता डिक्री संपत्ति पर नए अधिकार बनाती है, यानी कि कोई भी समझौता हो या डिक्री हो संपत्ति पर नया अधिकार बनाती है, तो उसे पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि डिक्री पहले से ही मौजूद अधिकारों की पुष्टि करती है, तो इसे पंजीकरण या स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती है। इस मामले में अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह लंबे समय से विवादित भूमि का स्वामी है और इस पर खेती के लिए उपयोग कर रहा है, कि डिक्री केवल उसके अधिकारों की पुष्टि करती है, इसलिए इस पर स्टाम्प शुल्क लगाने का आदेश उचित नहीं है। यह भी पाया गया कि उच्च न्यायालय ने मोहम्मद यूसुफ बनाम राजकुमार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। यह दलीलें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, इस अपील को स्वीकार किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को स्वीकार किया और उच्च न्यायालय तथा राजस्व बोर्ड जो ग्वालियर के द्वारा पारित किया गया था स्टाम्प ड्यूटी लगाने का, उसको निरस्त कर दिया और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे विवादित भूमि को अपीलकर्ता के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। यह ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पारित हुआ। अब साथियों, अगर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इसमें मुख्य मुद्दे और कानूनी प्रावधान का विश्लेषण भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें 2 मुद्दे निर्धारित किए थे। पहला, दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं। दूसरा, विवादित भूमि के म्यूटेशन के लिए स्टाम्प शुल्क देना आवश्यक है या नहीं। तो पंजीकरण से संबंधित यह स्पष्ट है कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1) में उन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है जिनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही 17(2) में कुछ अपवाद प्रदान किए गए हैं। इनमें धारा 17(2)(6) विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों या डिक्री को पंजीकरण से छूट प्रदान करता है। माने ये पंजीकरण अधिनियम जो है उसकी धारा 17(2)(6) जो है वह न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री या आदेश का पंजीकरण कराने से छूट प्रदान करता है, बशर्ते डिक्री विवादित संपत्ति से संबंधित हो। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने 2013 में स्थायी निषेधाज्ञा और स्वामित्व के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से विवादित भूमि पर काबिज है। यह मुकदमा समझौते के आधार पर 30/11/13 को निपटाया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता की भूमि पर कब्जे को स्वीकार किया और किसी प्रकार से हस्तक्षेप को इनकार किया। उपरोक्त समझौते के आधार पर तहसीलदार ने म्यूटेशन प्रक्रिया आरंभ की, लेकिन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने 6,57,500 की स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित किया। यह आदेश बाद में उच्च न्यायालय के द्वारा भी बरकरार रखा गया। अब यहाँ पे 17(2)(6) का विश्लेषण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। 17(2)(6) के अनुसार किसी भी न्यायालय के आदेश या डिक्री को पंजीकरण से छूट प्राप्त है, सिवाय इसके कि वह डिक्री किसी ऐसे संपत्ति से संबंधित हो जो मुकदमे का विषय नहीं है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन्हीं डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता हो जो नई संपत्ति पर अधिकार बनाती हो, यानी जो नई संपत्ति पर अधिकार बनाती हो उस पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस मामले में अपीलकर्ता ने यह स्पष्ट किया कि वह विवादित भूमि पर लंबे समय से कब्जे में है और यह अधिकार समझौते के माध्यम से नहीं बल्कि पहले से मौजूद था। इस प्रकार डिक्री धारा 2(6) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता से मुक्त है। अब स्टाम्प शुल्क पर विचार भी माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया। स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1899 की धारा 3 के तहत केवल उन्हीं इस दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लागू होता है जो अधिनियम के तहत निर्दिष्ट हैं।
अर्थात 22A के अनुसार यदि कोई दस्तावेज नई संपत्ति पर अधिकार बनाता है तो उस पर स्टाम्प शुल्क लागू होता है। इस मामले में समझौता डिक्री केवल पहले से मौजूद अधिकारों की पुष्टि करती है और कोई नया अधिकार नहीं बनाती, इसलिए यह डिक्री स्टाम्प शुल्क के दायरे में नहीं आती है। यानी स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस जजमेंट में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। साथियों, इसको अगर हम उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए एक संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार का जो मूल कर्ता धर्ता है उसका पिता, उसके 4 संतानें हैं, 4 लड़के हैं, अब चारों एक साथ संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। अब मान लीजिए जो संयुक्त परिवार का कर्ता धर्ता यानी उसका पिता है, पिता के द्वारा कोई जमीन, कोई भूमि परचेज किया गया, खरीदा गया, लेकिन पिता ने उस जमीन का रजिस्ट्री जो है अपने चारों लड़कों को न कराकर उन चारों में से एक लड़के के नाम करा दिया और एक लड़के के नाम से म्यूटेशन भी हो गया। लेकिन उन भूमि पर चारों लड़कों और पिता के साथ संयुक्त रूप से खेती किसानी काश्तकारी करते चले आए और फिर जब पिता की मृत्यु हो गई तो चारों लड़कों ने उस भूमि पर बराबर बराबर अनुपात में अपना चारों हिस्सा करके उस पर खेती किसानी करने लगे। अब जिसके नाम पर जमीन है वह मान लीजिए तीनों अन्य भाइयों को हिस्सा देने से या उन पर उसका नाम या उनके नाम म्यूटेशन कराने से इनकार कर देता है और वह उस भूमि को किसी तीसरे पार्टी से बेचने के लिए समझौता कर लेता है और इन तीनों भाइयों को बेदखल करने का कोशिश करने लगता है। तो यहां पर जो ये तीनों भाई हैं, यह तीनों भाई सिविल सूट दायर करते हैं। जैसे सिविल सूट दायर करते हैं तो जिसके नाम पर वह भूमि थी वह भाई जो है उनके दावे को स्वीकार कर लेता है और बोलता है कि भाई हम आपको बेदखल नहीं करेंगे, आप लोगों का हिस्सा है, आप लोग अपने नाम म्यूटेशन करा लीजिए और वह समझौता कर लेता है। अब यहाँ पे क्या इन तीनों भाइयों को उस भूमि पर कोई नया अधिकार बनाती है, कोई नया अधिकार उनको मिलता है? अगर उनको नया अधिकार मिलता है तो स्टाम्प शुल्क लगेगा और पंजीकरण कराना भी आवश्यक होगा, लेकिन उन भूमियों पर उन तीनों भाइयों का कोई नया अधिकार नहीं बनता है, बल्कि उनके कर्ता खानदान के जो पिता हैं उनके जमाने से ही उनका उस भूमियों पर अधिकार चलता हुआ आ रहा है और वो लोग खेती किसानी भी करते चले आ रहे हैं। इसलिए इस तरह के दावे पर, इस तरह का जो दावा होता है माननीय न्यायालयों में, उन दावों पर न्यायालयीन शुल्क यानी स्टाम्प शुल्क लगाया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसा इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। साथियों, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आप इस जजमेंट का PDF कॉपी चाहते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद हम आपको इसका PDF कॉपी उपलब्ध करा देंगे, इसका साइटेशन नंबर दे देंगे, सिविल नंबर दे देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई हमसे लीगल मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं, कोई लीगल इशू पर आप हमसे कोई सलाह मशविरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए। मैं आपके हर समस्याओं को और हर विधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं अपने चैनल पर लेटेस्ट जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट का देता रहता हूं। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी मैं अपने चैनल पर वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। इसलिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, नमस्कार।